तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। जैसे कि आप मेरे सामने बोर्ड देख रहे हैं और बोर्ड पर हमने कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी है। जहाँ जहाँ पर हमको जगह मिल गई है वहाँ वहाँ पर हमने कुछ लिख दिया है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मुग़ल आर्किटेक्चर में पित्रादुरा का इस्तेमाल होता था। पित्रादुरा का मतलब इमारत पर कोई भी जगह ऐसी खाली ना छोड़ना जहाँ पर हीरे मोती जवाहरातों की जड़ाई ना हुई हो। तो ये बोर्ड है, इसे आप संगमरमर की इमारत मान सकते हैं और आपके लिए जो नोट्स लिखे हुए हैं ये आपके लिए हीरे मोती जवाहरात हैं। मैंने कोशिश की है कि सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसको किसी एक क्लास में एक वीडियो में समेटना असंभव सा लग रहा था मुझे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उससे संबंधित जितने भी नोट्स हैं, खास नोट जो एग्ज़ाम में आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं, मैंने एक साथ बोर्ड पर लिख दिए हैं शॉर्ट नोट्स की शक्ल में। आपको अलग से नोट्स बनाने की या देने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। तो इनके बारे में, सब के बारे में मैं एक एक करके आपसे बात करता रहूँगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो किस्से कहानियों की शक्ल में मैं आपको सुनाऊँगा और बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी हैं। तो आप अपने कान दिमाग भी खोले रखिए और अपने पास कॉपी पेन भी रखिए। अगर कोई नई चीज़ आई तो उसको अलग से आप लोग लिख लीजिएगा। चलें आगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है और इसमें मैंने लिखा भी है क्रैश कोर्स क्लास है। क्रैश कोर्स का मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को कम समय में आपको समझाने का प्रयास करना। जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। चीज़ों को ज़्यादा विस्तार से ना बता करके तेज़ी से चलेंगे। विस्तार के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जो मेंस के लिए होगी। तो आपको जानकारी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके आसपास बहुत सी बस्तियाँ खोजी गईं और पता चला यहाँ तो कोई एक विकसित सभ्यता रही होगी, तो इसको नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसमें मुझे जानकारी नहीं है कि यहाँ पर मैंने कहाँ लिखा है, मैं लिखकर खुद ही भूल गया हूँ। तो फ्लो में मेरे साथ जो चीज़ें आएंगी मैं बोलता रहूँगा, उसके बाद फिर सिस्टम से मैं करने की कोशिश करूँगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। ये क्वेश्चन कई बार आता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता किसने नाम दिया था? सर जॉन मार्शल ने। यहीं पर एक बात आती है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? इन्हें कहा जाता है भारतीय पुरातत्व के पितामह, ठीक है ना, ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अब सिंधु घाटी सभ्यता तो नाम पड़ गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे खुदाई होती रही। तो कौन सी नदी है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की साइट सबसे ज़्यादा मिली है? अभी भी खोज वहाँ पर जारी है, अभी भी साइट कोई ना कोई साइट सामने आ जाती है। तो सरस्वती नदी, सरस्वती या दृष्टवती या सरस्वती अब लुप्त हो चुकी है, उसकी कौन सी उसकी जगह पर कौन सी नदी बह रही है? घग्गर। तो सबसे ज़्यादा जो साइट मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो सरस्वती नदी की घाटी में मिली हैं, ठीक है। अब शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो शेप थी वो ट्रायंगुलर शेप थी। जैसे आप उत्तराखंड अगर पढ़ते हो ना, तो उत्तराखंड में कि भाई उत्तराखंड की शेप किस तरह की है, तो आयताकार है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो बसावट थी उसकी जो शेप थी वो ट्रायंगुलर शेप थी, और या इसका जो एरिया था एक त्रिभुज की शक्ल में था। बस्तियाँ जो थी एक त्रिभुज की शक्ल में फैली हुई थी। अब इसका सबसे जो नॉर्थ का पॉइंट है वो जम्मू कश्मीर में या जम्मू में मांडा, चिनाब नदी के किनारे सबसे उत्तरी पॉइंट इसका सबसे पूर्वी पॉइंट जो है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरठ ज़िले में है। ये हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है ना। सबसे पूर्व की जो साइट है वो आलमगीरपुर है, सबसे उत्तर की साइट मांडा है, सबसे पश्चिम की जो साइट है वो है सुत का गेंडोर। ये बलूचिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे, समझ रहे ना। सबसे पश्चिम की साइड सुत का गेंडोर, बलूचिस्तान कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे। और सबसे साउथ की जो साइट है वो है महाराष्ट्र में, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, प्रवरा नदी के किनारे, दैमाबाद। मौसम बदल रहा है, थोड़ा सावधानी रहिए नहीं तो खांसते रहेंगे। तो सबसे साउथ की जो साइट है वो महाराष्ट्र में अहमदाबाद ज़िले में, प्रवरा नदी के किनारे, दैमाबाद। ओके, ये क्वेश्चन रटा रटाया है, अक्सर आता है। सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिम बिंदु, और इसका फैलाव का क्या था? त्रिभुजाकार आकार में ये सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। ये सभ्यता जो है कांस्य युगीन है, ब्रॉन्ज एज की ये जो है सिविलाइजेशन है। क्यों कहते हैं इसे इमरान जी? ब्रॉन्ज कांस्य युगीन क्यों कहते हैं?
इसमें कांसे का इस्तेमाल हुआ था। तांबा और टीन मिला करके कांसा बनता था। कांसे के बर्तन इसमें खूब मिले हैं, इसलिए इसको हम ब्रॉन्ज एज या कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहीं पर मैंने यहाँ पर कहा है कि इसमें कांसे के बर्तन खूब मिले हैं, ये कहना गलत है। ये चीज़ मैंने जानबूझकर कही है ना। कांसे के बर्तन मिले हैं लेकिन खूब मिले हैं। देखिए, तांबा तो हमारे यहाँ था, खेतड़ी राजस्थान से तांबा ये खूब मंगाते थे, है ना। तो लेकिन टिन जो था हमारे यहाँ बहुत कम था, इसका हम विदेशों से आयात करते थे, विदेशों से मंगाते थे, और ये मंगाया जाता था अफ़गानिस्तान से। सोना, चांदी और टिन जो था वो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। तो अब ईरान से भी ये चीज़ें मंगाई जाती थी। टिन जो था अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता, तो वहाँ से इसको पाना बहुत कठिन था। कांसा बनाने के लिए तांबे में टिन बनाना ज़रूरी है, टिन बहुत मुश्किल से मिलता था। तो कांसे के बर्तन मिले तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिले। ध्यान रखना, ज़्यादा बर्तन जो मिले हैं वो तांबे के ही मिले हैं, लेकिन कांसे का इसमें इस्तेमाल हुआ, इसलिए इसको कहते हैं हम कांस्य युगीन सभ्यता। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। टिन कहाँ से मंगाया जाता था? अफ़गानिस्तान से। ओके, अब यहाँ पर मैंने लिखा है सुगाद्रा, ये ध्यान रखना आप, सुगाद्रा वर्सेस देशी। इसका कहने का मतलब क्या है? देखिए, ये क्रैश कोर्स क्लास है और मैंने बहुत सी चीज़ें शॉर्ट में लिखी हैं आप लोगों के लिए, ताकि मैं 1.5-2 घंटे की क्लास में इसको समेट सकूं। सु से सुमेरियन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समय की है? मिस्र की जो सभ्यता थी उस दौर में वो थी सुमेरियन, और इराक की जो सभ्यता थी उस दौर में उसको कहते थे हम मेसोपोटामिया। क्वेश्चन भी आता है कि इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया, ठीक है ना। तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था इराक का वो, और इजिप्ट या मिस्र का जो सिविलाइजेशन था जिसे हम कहते हैं सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये उसी दौर की है ना। ये सभ्यताएं जो हैं तीनों ही साथ फली फूली। यहीं पर मैं एक बात बताता चलूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आकार में भी और आबादी में, इन दोनों से ही बड़ी थी। जनसंख्या भी हमारी ज़्यादा थी और जो हमारा एरिया था वो भी ज़्यादा था। कान मेरी तरफ रखना, बाद में आप लोग सोचोगे वीडियो सुन लेंगे, कोई नहीं सुनता है, ठीक है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो वीडियो को देखते हैं, क्योंकि वीडियो को देखते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि वीडियो देखी जा रही है कि देखी जा रही है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई चीज़ आपके दिमाग से स्लिप हो जाए तो वीडियो में उसको दोबारा चला के देख लेना। तो मैं कहाँ था? मिस्र की सुमेरियन सभ्यता और इराक की मेसोपोटामियन सभ्यता के समय की हमारी सभ्यता, लेकिन आकार में आबादी में उनसे बड़ी थी। एक चीज़, लेकिन सुमेरियन और मेसोपोटामियन की तुलना में हमारी सभ्यता विकसित थी, काफ़ी विकसित थी, ठीक है ना। और शहरी जो सभ्यता थी वो हमारी ही सभ्यता थी। सबसे पहली जो शहरी सभ्यता थी वो हमारी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता क्या है इसके बारे में अभी बात करेंगे आगे, अभी हम अपने टॉपिक से ना भटक जाएं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? आप बुक लाई हमारी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लूँ। तो क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। कहने का मतलब ये है कि ये लोग यहीं के थे या कहीं बाहर से आए? आए कहाँ से? ये यहीं के थे या बाहर से आए? तो कोई कहता है ये लोग विदेशी थे, दूसरी जगहों से आए, कोई कहता नहीं ये देसी थे। तो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको बता दें कि यहाँ से गाँव लिखा मैंने, गाँव का मतलब गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, गा से मतलब गार्डन चाइल्ड। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, आप लोग भी लिख लेना, गा से मतलब गार्डन चाइल्ड। तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है ये सभ्यता सुमेरियन थी, सु से सुमेरियन, गा से गार्डन चाइल्ड। ये क्वेश्चन कई बार आता है। गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि ये सुमेरियन सभ्यता थी, और फिर लिखा द्रव, यहाँ से दा से द्रविड़, और इसके बीच में रा जो मैंने टांगा है उस रा से राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने कहा है कि ये सभ्यता थी, द्रविड़ थी, यानी कि दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति के जो लोग थे उन्होंने इस सिविलाइजेशन को आबाद किया। और सुमेरियन गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि सुमेरियन सभ्यता थी, और राखलदास बनर्जी कहते हैं कि द्रविड़ सभ्यता थी। इन 2 चीज़ों को आप लोग याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, ये देसी सभ्यता थी। लोकल लेवल पर ही धीरे धीरे जो ग्रामीण बस्तियाँ थीं आसपास ही, जैसे झूकर झांगर संस्कृति, राजस्थान की सोथी संस्कृति, है ना, और आसपास की, और ख़ासकर कुछ लोग देवावाद को भी कहते हैं, इसका जो सबसे साउथ का जो पॉइंट है, ये कहते हैं कि आसपास ही ग्रामीण बस्तियां थीं। आज जिस जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता की साइट आबाद हैं वहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने समूहों में या गाँव में रहना शुरू कर दिया था, एक साथ रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद हुआ ये कि लोगों ने एक जगह पानी रोकना सीख लिया,
है ना, छोटा मोटा दस्तकारी या शिल्पकारी सीख ली। अब ये लोग जो थे संपर्क में आए पहले इंटरनल ट्रेड के, एक से दूसरी जगह व्यापार करने लगे, उस व्यापार से इनको इनकम मिली, है ना, थोड़ी सी पैसा इनके पास बढ़ने लगा। फिर ये विदेशों के संपर्क में आ गए, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के संपर्क में आ गए, खास करके सुमेरियन और मेसोपोटामियन सभ्यता जो थी उसके संपर्क में आ गए। तो इनका देसी और विदेशी व्यापार बढ़ने लगा, है ना, हाथी दांत की कारीगरी, सूती कपड़े और बहुत सारी चीज़ें ये एक्सपोर्ट करने लगे। इस एक्सपोर्ट से इनको इनकम होने लगी, यानी कि उस दौर के ये अमेरिका बन गए। आज अमेरिका की पावर क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका ना, चाइना अमेरिका जो है एक्सपोर्टर है। यही इनकी ताकत, यही इनके पैसे की वजह है। अब जब इन देशों में पैसा खींचा चला आ रहा है तो बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े पोर्ट, बड़े बड़े हवाई अड्डे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, पैसे की तो माया है सब। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को देसी और विदेशी व्यापार से खूब पैसा मिला। उस पैसे से ही इन्होंने अपनी जो विशेषताएं थी, सभ्यता की जो विशेषताएं थी, क्या विशेषताएं हैं, यज्ञ वेदी, बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, है ना, अर्बन प्लानिंग जिसे आप कहते हो, उनको आबाद कर लिया। या ये जो ग्रामीण बस्तियां थी ये शहरों में बदल गई और फली फूली। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये लोग कहीं बाहर से नहीं आए, लोकली लोग थे जिन्होंने अपनी ग्रामीण बस्तियों को शहरी कल्चर में बदल दिया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने इसको कहा है कि ये द्रविड़ सभ्यता थी, राखलदास बनर्जी ने, और किसने कहा है कि सुमेरियन सभ्यता थी, गॉर्डन चाइल्ड ने। इस चीज़ को याद रखना। अगर आपसे कोई कंक्लूजन पूछे कि भाई थे क्यों, फिर कोई कहता है विदेशी थे, कोई कहता है देसी थे, तो आपने जो कंक्लूजन कहना है वो ये कहना है कि इसके बारे में कोई एक राय नहीं है। फिर भी सर्वमान्य मत जो है वो ये है राखलदास बनर्जी वाला कि द्रविड़ सभ्यता थी। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई एक चीज़ पूछे तो सर्वमान्य मत ये है राखलदास बनर्जी वाला। राखलदास बनर्जी का है कि साउथ इंडिया के जो द्रविड़ थे या द्रविड़ थे उन्होंने इसको आबाद किया है, तो उसको आप मानेंगे। हालांकि यहाँ तो भूमध्य सागरीय, नार्डिक, काकेशियन तरह तरह की नस्लें मिली हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नस्ल के लोग मिलते हैं इसमें द्रविड़ जाति के लोग मिलते हैं। ध्यान रखना। तो सिंधु घाटी सभ्यता इस तरह से द्रविड़ थी। कौन कह रहे हैं? राखलदास बनर्जी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन एक और आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हुआ। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रलय आई और यहाँ सभी कुछ साफ हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे आजकल देख रहे हो ना, रूस और यूक्रेन में वार चल रहा है ना, उधर हमास और फ़लस्तीन में वार चल रहा है, हमास और इजराइल में वार चल रहा है। इजराइल जो है हमास को चारों तरफ से घेर के, गाज़ा पट्टी को चारों तरफ से घेर के बम बरसा रहा है। गाज़ा पट्टी जो है वो खंडहर में बदलती जा रही है, बहुत से लोग वहाँ से भाग रहे हैं गाज़ा से। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें, युद्ध छिड़ गया है ना, इजराइल ने चारों ओर से घेर के गाज़ा को बमबारी शुरू कर दी, है ना। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब आप देखें, गाज़ा से बहुत से लोग पलायन कर गए, कोई मिस्र भाग गया, कोई कहीं भाग गया, शरण ले ली, कुछ लोग वहाँ अभी भी रुके हुए हैं। तो गाज़ा की आप जो वार से पहले की जो इमारतें देख रहे थे ना आप, ऊंची ऊंची इमारतें, वो रातों रात खंडहर के ढेर में बदलती जा रही है। लगभग 1 महीना हो गया युद्ध छिड़े हुए, तो वहाँ सब कुछ उजाड़ होता जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ इमारतें वहाँ बची हुई हैं, फिर भी कुछ लोग वहाँ पर बचे हुए हैं। कुछ नहीं, बहुत से लोग वहाँ पर अभी भी बसे हुए हैं, वो अपनी जगह छोड़कर नहीं जा रहे हैं। बहुत सी इमारतें खंडहर हो गई, लेकिन कुछ इमारतें बची हैं। तो आज अगर युद्ध रुक जाए तो गाज़ा को फिर से उसी हालात में लाने के लिए 40, 50, 60 साल लग जाएंगे, समझ रहे ना, उसी हालात में लाने के लिए। अगर वो आसपास के भागे हुए लोग फिर से वहाँ पर आके रुकें और फिर उसको रिवल्ट करें तो, और अगर वहाँ पर लौट के आए ना तो धीरे धीरे गाज़ा जो है वो उजड़ जाएगा। उसी तरह से बात ये आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया है, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कैसे हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने या पतन के होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ आबादी का नामो निशान खत्म हो गया, वहाँ जो ऊंची ऊंची इमारतें थी, दुर्ग थे, किले थे, सब खत्म हो गए ना। उसका मतलब ये है कि सभ्यता जो अपनी खूबियाँ थी उनको ना बनाए रख सकी। खूबियाँ क्या थी, इसकी बात करते हैं आपसे पहले। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? ये शहरी सभ्यता थी, है ना। और शहरी सभ्यता के अकॉर्डिंग आज जैसे शहर नहीं, बीच जैसे वहाँ इतनी आबादी है कि पैर रखने को जगह ना हो, और ये अतिक्रमण वो अतिक्रमण, पार्क की जगह नहीं, पानी जहाँ खड़ा तो खड़ा ही है, थोड़ी सी तेज़ मूसलाधार बारिश हुई और शहर जो है वो किस में बदल जाता? झील में बदल जाता। सड़कें नदियों में बदल जाती हैं और घर जो है वो झील में बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने शहरों को पूरी तरह से प्लानिंग के अकॉर्डिंग बसाया था। अब ये हमें पता कैसे चला कि उन्होंने अपने शहरों को प्लानिंग के अकॉर्डिंग बसाया था? हम लोगों ने एक्चुअली जब खुदाई शुरू की
जो खुदाई का मतलब जेसीबी से नहीं है, वो जो नालियाँ खुदती हैं वो वाली खुदाई नहीं है। जो पुरातत्व वाले, आर्कियोलॉजी वाले या इतिहासकार जो खुदाई करते हैं उनके पास छोटी छोटी खुरपियाँ होती हैं और धीरे धीरे वो ऊपर से मिट्टी उठाते हैं, क्योंकि अगर अनाप शनाप वो खुदाई करेंगे फावड़े से या जेसीबी से या दूसरी मशीनों से तो नीचे तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उनकी कोशिश ये रहती है कोई भी चीज़ हो उसको नुकसान ना पहुँचे, धीरे धीरे उसको निकालेंगे, धीरे धीरे उसको निकालेंगे। तो जब हमने उसकी खुदाई की, परतें, ज़मीन की परतें धीरे धीरे उठानी शुरू की, तो नीचे ऐसा नहीं है कि आलीशान इमारतें दिख रही हैं हमें, पूरा रंग हुआ हुआ या डेंट पेंट हुआ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। उनके निशान बचे हैं। जैसे आज आप इस मकान में हो, आज आप इस मकान में हो, या आपका घर है, बहुत आलीशान इमारत आपने बना रखी है, आप उस घर को छोड़ के चले गए, आप उस घर को ही छोड़ के चले गए, 50-60 साल में आंधी तूफान बारिश को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसकी छत गिर जाएगी, गिर गई छत गिर जाएगी, उसके ऊपर जो है धीरे धीरे घास फूस रेत जमा हो जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी वो मिट्टी से ढक जाएगा। अब सैकड़ों साल बाद, हज़ारों साल बाद जब आप उसे उठाएंगे तो छत तो नहीं मिलेगी आपको छत नहीं मिलेगी, लेकिन दीवारें ज़रूर मिलेंगी, बुनियाद ज़रूर मिलेगी, बची खुची दीवारें, फर्श, प्लास्टर, ये आपको ज़रूर मिलेगा। उसमें जो वॉश बेसिन सिस्टम, बिजली के पंखे वंखे वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो जब वो जो उसके खंडर हैं, उन बस्तियों के जो खंडर हैं, उन खंडरों को जब हमने खोदा, जब हमने उनको देखा तो हमने पाया अरे इमारतें थी भाई, गहरी बुनियादें थीं और लगता है ये 2 मंजिली इमारत होगी। अच्छा, नाली भी मिल रही है, सड़क भी मिल रही है, सड़क थी, चौड़ी सड़क थी, क्योंकि एक चौड़ा रास्ता है, उसके दोनों तरफ इमारतें, बुनियादें भरी हुई हैं, खंडर मिले हैं ना, इमारतों में खंडर मिले हैं, तो बहुत चौड़ी सड़कें हैं और सड़कों के साथ साथ गलियां भी हैं। पता चल रहा है मकान जो है उस जो मकान है उनमें पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, समझे ना। दरवाजे भी हैं, लेकिन दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क से पीछे की ओर हैं, छोटी गली में कोई दरवाजे खुलते हैं। घरों में कुएं हैं, अच्छा लोग नहाने के लिए घर में निजी स्विमिंग पूल रखते थे, निजी कुएं रखते थे घर में लोग, है ना। उन्हीं खंडरों में से हमें बर्तन मिले हैं, उन्हीं में से हमें सोना चांदी कपड़ा, है ना, हाथी दांत की मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं, वहीं से हमें कोई बंदरगाह मिल गया, वहीं से हमें कोई वीड या मटका बनाने का कारखाना मिल गया। तो उससे हमें महसूस हुआ कि ये तो शहर थे और इन्होंने अपने शहरों को पूरी तरह से प्लान करके बसाया हुआ था, है ना। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? शहरी नियोजन या अर्बन प्लानिंग या शहरी सभ्यता थी। लेकिन अब जब खुदाई होती है ना, तो हमने देखा कि ये जो बस्ती है ये सबसे पुरानी है। उसके बाद की बस्ती ये है, कार्बन डेटिंग है ना, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग नहीं, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से हमें पता चला कि ये बस्ती सबसे पुरानी है। जैसे कालीबंगा और बनवाली है, वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के 3 स्तर मिलते हैं। 3 स्तर का मतलब क्या है? आप देखें ना, जैसे आपका शहर है, ये आपका शहर है, तो हमारे पूर्वज कहते हैं कि यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, झोंपड़ियाँ थीं। फिर कहते हैं धीरे धीरे बाद ये इंटर कॉलेज और पुलिस थाना के आसपास बहुत आबादी हो गई। आज आप देखें चारों तरफ से फैला हुआ शहर। तो इस समय आपका जो शहर है वो पूरी तरह से मैच्योर स्टेज में है, मैच्योर स्टेज में। मल्टीप्लेक्स भी यहाँ पर है, पार्क है और मेट्रो चल रही है यहाँ पर, सब कुछ दुनिया जहान की जो भी फैसिलिटीज या जो भी खूबियाँ सुविधाएँ होनी चाहिए थी वो सारी यहाँ पर है। अब इसका डीके शुरू हो जाए, अगर पतन शुरू हो जाए, उसके बाद ये सब आपका शहर नष्ट भ्रष्ट हो जाए, मिट्टी पड़ जाए, उसके बाद कोई खोदे, तो इसके अलग अलग लेवल मिलेंगे। लेवल कहाँ से मिलेंगे? यहाँ सब हुआ, मिट्टी पड़ गई, उसके ऊपर फिर बस्तियाँ बस गई, फिर चलता रहा मामला, ये जो है कि खंडर हो गया, मिट्टी से दब पट गया, उसके ऊपर से फिर बस्तियाँ डेवलप हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी 3 अलग अलग स्तर मिले, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला स्तर था, पहला लेवल था, बहुत कम विकसित था, दूसरा विकसित था और तीसरा स्तर या तीसरा लेवल जो था वो पूर्ण विकसित था, समझ रहे ना। तो अब फिर जब पूर्ण विकसित स्तर था, उसके बाद की बस्तियां भी हमने देखी हैं। तो जो सबसे लास्ट की जो बस्तियां हैं उसमें हम देखते हैं कि जो अर्बन प्लानिंग की जो खूबियां थी वो कम होने लगती हैं, शहरों में अतिक्रमण होने लगा है। जो ईंटें हैं, मकान की जो ईंट हैं, उनकी क्वालिटी ख़राब होने लगी है। सोना चांदी के बाद के जो आभूषण या बर्तन मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी में डिके होने लगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मतलब ये है कि सभ्यता अपनी विशेषताएं ना बना रख सकी। जो उसकी जो खूबियाँ थीं, उद्योग धंधों की, शिल्प की, व्यापार की, शहरी बसावट की, वो खूबियाँ उसकी धीरे धीरे ख़त्म हो गई और एक स्टेज ऐसी आई कि ये जो शहरी सिंधु घाटी सभ्यता थी ग्रामीण बस्तियों में बदल गई और धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन कर गए। जो कुछ बचे खुचे थे वो झोंपड़ियों में रहने को मजबूर हो गए। वजह क्या थी इसकी? तो इसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो पतन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सब कुछ फना हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया डोडो की तरह ना। लोग रहे, शहर ना रहे। शहर जो थे वो
बस्तियों में, ग्रामीण बस्तियों में, झोंपड़ियों में बदल गए। तो इसको लेकर के बहुत सारे विवाद हैं। सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा माना जाता है सर जॉन मार्शल कि भाई प्रशासनिक शिथिलता आ गई, प्रशासन जो था पिछड़ गया, या प्रशासन बेहतर तरीके से कंट्रोल ना कर पाया, इसलिए कुछ कह रहे हैं। अच्छा, प्रशासन जो था, प्रशासन इस आबादी को या इस एरिया को संभाल ना पाया, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता अपनी जो शहरी खूबियाँ थी उनको बरकरार ना रख सकी। अब प्रशासन आप देखें ना भाई, आप देखो इतनी ज़्यादा आबादी है और हर किसी में होड़ है, अगर पुलिस कानून व्यवस्था और प्रशासन ना हो तो हम कहाँ संभाल पाएंगे एक दूसरे को, है ना। लड़ मर जाएंगे, लड़ भिड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कोई किसी की जगह कब्जाएगा, कोई किसी की जगह कब्जाएगा, संघर्ष हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, सोमालिया बन जाएगा। भाई सोमालिया का मतलब ये कोई एक सरकार नहीं वहाँ पर, कोई एक प्रशासन नहीं, है ना। वहाँ पर तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, जो जब सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही जी रहा है वहाँ पर, है ना। समुद्री डकैत लुटेरे उनका राज है, या यमन में चल रहा ना हूती, है ना, तो जिसके पास हथियार हैं वही चल रहा। तो जब तक इनका प्रशासन मजबूत रहा, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था मजबूत रही, ये सभ्यता फलती फूलती रही। जॉन मार्शल बहुत से उदाहरण दे करके कह रहे हैं, जैसे जिसमें वो लास्ट की फेज में बस्तियों में अतिक्रमण की बात करते हैं, है ना। तो उस इतनी गहराइयों में हम लोग नहीं जाएंगे। जॉन मार्शल ने कहा है कि प्रशासन की जो मजबूती थी वो ढीली हो गई, प्रशासन जो है अच्छे से काम ना कर पाया, हिंदी में उसको कहा जाता है प्रशासनिक शिथिलता। उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता उजड़ गई, ये अपनी खूबियाँ ना बना सकी। और ये मैंने लिखा ना, प्रवाज मार्शल में आ रहे, प्र से प्रशासनिक शिथिलता मार्शल, फिर बा से बाढ़, है ना। ये अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ वो बार बार आने वाली बाढ़ से हुआ। सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ थीं उनमें बार बार बाढ़ आने लगी, है ना। बाढ़ ये हुई होगी कि भाई मौसम का चक्कर बदल गया होगा, इस इलाके में बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी होगी, तो उस वजह से ये लोग यहाँ ये जगहें छोड़ने को मजबूर हो गए, बार बार की आने वाली बाढ़ से, ठीक है ना। और फिर ये जौ से है जलवायु परिवर्तन, जौ से जलवायु परिवर्तन, जैसे आजकल चल रहा है ना क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहाँ पर खेतीबाड़ी करना मुश्किल हो गया, और जब खेतीबाड़ी करना मुश्किल हो गया तो खेती ही उद्योग धंधों, व्यापार और शिल्प को कच्चा माल देती थी। इस वजह से ये लोग अपनी शहरी विशेषताएं ना बना सके और उजड़ गए। तो प्र से प्रशासनिक शिथिलता, बा से बाढ़ और जा से जलवायु परिवर्तन, मार्शल, मैके और आर से आर.एल. स्टाइन, ठीक है ना, आर.एल. स्टीन या आर.एल. स्टाइन। तो प्रशासनिक शिथिलता की वजह से इसका पतन हुआ, मार्शल कह रहे हैं, बाढ़ की वजह से इसका पतन हुआ, मैके कह रहे हैं, और जलवायु परिवर्तन की वजह से इसका पतन हुआ, आर.एल. स्टाइन कह रहे हैं या आर.एल. स्टीन कह रहे हैं, ठीक है। कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, पूछना है तो बताओ। आप लोग ये भूल जाओ कि सामने कैमरा लगा हुआ, मैं भी भूल जाता हूँ अगर कुछ। हाँ, एक बार रोक दीजिए, मैं इनको एक बार बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स को यहाँ समस्या आ रही है, आपको भी आ सकती है। तो सू से सुमेरियन, गा से गार्डन चाइल्ड, यानी गार्डन चाइल्ड ने कहा कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने यहाँ पर बसावट की। फिर द्रव में क्या है, रा टंगा हुआ, दा में रा टंगा हुआ, ठीक है। द से द्रविड़ और रा से राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी कह रहे हैं कि सभ्यता जो थी वो द्रविड़ थी। वर्षित देसी का मतलब क्या है कि बहुत से विद्वान ऐसे गए हैं जो कह रहे हैं कि नहीं साहब, देसी लोगों ने ही यहाँ पर शहरी खूबियों को बढ़ाया, यानी कि यहाँ पर कोई विदेश से लोग नहीं आए, हम ही लोगों ने इसको फैलाया। और फिर ये आ गया आपका प्रवाज, प्र से प्रशासनिक शिथिलता, बा से बाढ़ और जा से जलवायु परिवर्तन। और उसी क्रम में प्रशासनिक शिथिलता कहा मार्शल ने, बाढ़ कहा मैके ने, और जा से जलवायु परिवर्तन कहा आर.एल. स्टीन या आर.एल. स्टाइन ने। आगे चलें। अब कार्बन डेटिंग, अब कहते हैं ना ये सभ्यता का समय क्या था, कितनी पुरानी थी ये सभ्यता। तो कार्बन डेटिंग आप लोग जानते ही हैं, है ना। जो पृथ्वी पर बहुत सारी वस्तुएं हैं, पृथ्वी की उम्र जांचने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी जो वस्तुएं हैं पृथ्वी के ऊपर उनकी उम्र जानने के लिए हम कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग विधि या वैज्ञानिक विधि से हमने इसकी जो एज निकाली है, यानी कि सभ्यता किस समय की थी, तो कहती है 2500 से 1750 BC पहले की थी। 2500 BC से 1750 BC। तो अभी क्या चल रहा है, सन 2023, यानी कि आज से लगभग 4500 साल से 4000 साल के बीच में 500 साल इसका अस्तित्व रहा। शुरुआत से लेकर आखिर तक इस सभ्यता का जो अस्तित्व रहा वो लगभग 500 साल रहा, सभी लोग मानते हैं। और आज से 4500 से 4000 साल पहले तक, ये खूब आता है, इसको रट लेना, 2500 BC से 1750 BC तक ये सभ्यता अस्तित्व में रही। मार्शल ने कहा है, सर जॉन मार्शल ने,
ये सभ्यता जो रही 3250 से 2750 बीसी तक अस्तित्व में रही। ये दो आप लोग याद रख लेना, मार्शल का 3250 से 2750 और कार्बन डेटिंग 2500 से 1750 बीसी के आसपास सभ्यता अस्तित्व में रही, 500 साल। अच्छा, पिगट है एक इतिहासकार, पिगट इतिहासकार और पुरातत्वविद। ये सिंधु घाटी सभ्यता की 6 बस्तियों को नगर कहते हैं। कहते हैं इनकी आबादी, इनका आकार इतना बड़ा था और इतने बेहतरीन तरीके से बसे हुए थे कि उन्हें शहर कहा जा सकता है। तो कभी तो सीधे आपसे ये पूछ लेगा कि पिगट ने कितने शहरों को शहर कहा है? 6 शहरों को, 6 बस्तियों को पिगट ने शहर कहा। तो 6 बस्तियाँ कौन कौन सी हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। ठीक है, ध्यान रखना ये 4 से चनहुदड़ो मैंने कई जगह लिखा है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये तो आपको याद रहता ही है ना। चनहुदड़ो, लोथल, लोथल भी आपको याद रहता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आपको याद रहता है। चनहुदड़ो तो औद्योगिक नगर था ही था, चनहुदड़ो औद्योगिक नगर था, लोथल व्यापारिक नगर था, आगे लिखा भी है मैंने। कालीबंगा, बनवाली अक्सर आप लोग भूल जाते हो तो अब मत भूलना। तो ये कुल 6 नगर थे पिगट के अनुसार, और पिगट ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, ये सवाल भी आया था। पिगट क्या कहते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक विशाल साम्राज्य था और इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो। पिगट। अब अर्बन प्लानिंग की बात करें, नगर नियोजन की बात करें, तो आपको मैं पहले ही बता चुका ये सभ्यता शहरी थी, शहरी सभ्यता थी। और यहाँ पर मैंने स्टार लगाया और फिर इसी से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर कुछ लिखी हैं। मैंने अभी बताया आपको कि मकानों में दरवाजे होते थे और दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय पीछे छोटी गली में खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे दरवाजे। क्यों खुलते थे पता नहीं। अच्छा, आज जो कुंडे सांकल वगैरह होते हैं ना दरवाज़ों में, गुलमे, कुंडे, सांके, गुलमे जानते हैं ना, बड़ी कील है ना, तो क्या लोहे का इस्तेमाल होता था? ना, लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था। तांबे और कांसे के बर्तन और औजारों का इस्तेमाल यहाँ पर होता था। ध्यान रखना, लोहा का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता था। तो आजकल जो सांकल होती है दरवाज़ों में लगाने के लिए, मॉडर्न सांकल तो नहीं, तो उस समय सांकल का इस्तेमाल होने लगा था। अच्छा, दुनिया का सबसे पुराना शिल्प कौन सा है? बढ़ई शिल्प। कारपेंटर का काम जो है वो दुनिया का सबसे प्राचीन शिल्प है, कारपेंटर। यहाँ पर एक औजार ऐसा ही मिला है जो कारपेंटर शिकंजा इस्तेमाल करते हैं ना, शिकंजा, शिकंजा, लकड़ी को बिल्कुल जकड़ लेता है, फिर उस पर कारपेंटर अपने हिसाब से काम करता रहता है, वो हिलने नहीं देता, उसे शिकंजा कहते हैं। तो शिकंजा जैसा एक औजार भी, एक टूल भी मिला है। और एक वो होता है खाँचे वाला बर्मा, अब तो ख़त्म हो गया, मशीन आ गई। पहले होते हैं ना कारपेंटर ऐसे ऐसे करके छेद करते थे, बर्मा कहते हैं उसे, खाँचेदार बर्मा, तो वो भी मिला है। तो दुनिया का सबसे पुराना जो शिल्प है वो बढ़ई शिल्प है, वो यहाँ से उसके निशान मिले हैं। खैर, तो कहाँ थे हम? यहाँ थे। इसके अलावा दरवाजे जो थे पीछे की ओर खुलते थे। घरों में कुएँ हैं। मोहनजोदड़ो जो बस्ती है वहाँ पर निजी स्नानागार, जो प्राइवेट स्विमिंग पूल है ना भाई, एक तो सार्वजनिक स्विमिंग पूल हो गया, मोहनजोदड़ो से मिला, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो से मिला। एक तो जो है सार्वजनिक स्नानागार हो गया। इसके अलावा लोगों ने घरों में भी अपने प्राइवेट कुएँ और स्विमिंग पूल बना रखे थे। तो मोहनजोदड़ो ऐसी बस्ती है जहाँ पर घरों में निजी कुएँ मिले हैं। भाई पहले हैंडपम्प तो थे नहीं, है ना, वाटर सप्लाई तो होती नहीं थी पीने के पानी के लिए, या तो नदी या नहर का किनारा या फिर कुएं। तो मोहनजोदड़ो से घरों में निजी कुएं मिले हैं। इसके अलावा फर्श की टेक्नोलॉजी भी लोग जानते थे। हालांकि सीमेंट थोड़ी था, लेकिन पक्का वही चिकनी और जलोढ़ मिट्टी जो होती थी, चिकनी जलोढ़ मिट्टी, उसी में चूना वगैरह मिला करके उसको पक्का किया जाता था। फर्श करना भी ये लोग जानते थे और इसके अलावा दीवारों पर प्लास्टर करना भी ये लोग जानते थे। सड़कें, चौड़ी सड़कें थी। हर किताब में आपको पता ही रहता, आपको पता सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, चौड़ी चौड़ी सड़कें। और सड़कें एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पे काटती थी। समकोण पे काटने का मतलब क्या है कि ऐसे 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 करके रास्ते नहीं कट रहे हैं, सीधी सड़क जा रही है, इधर को टर्न करना है तो राइट एंगल पे जाना है ना, पूरी तरह से बसे हुए थे। ये चेस बोर्ड, हाँ यहीं पे ध्यान आ गया, मैंने कहा ना यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, और बहुत सी चीज़ें मुझे याद आ जाएंगी पढ़ाते पढ़ाते आपको, कि ये शहर बसे हुए थे चेस बोर्ड पैटर्न पर बसे हुए थे। शतरंज की जो बिसात होती है ना, शतरंज की जो बिसात, उसमें जैसे अलग अलग खाने होते हैं, है ना, ये सड़क इधर जा रही है, ये सड़क इधर जा रही है, इधर से इधर, और बीच में जो उसके जो चतुर्भुज आयत जो है चारों तरफ से, उसके बीच में बस्ती बसी हुई, इसको कहते थे चेस बोर्ड पैटर्न। जो शतरंज की बिसात होती है उसके नमूने पर ये बसे हुए थे। आज एब्सेंट कौन है? रुखसार, है ना। रुखसार के अलावा कौन एब्सेंट आज? अंकित विकास कहाँ गए? चलो कहीं बिजी होंगे ये, कोई पेपर वेपर होगा इनका। तो कहाँ थे?
तो जो बस्तियां बसी हुई थी वो चेसबोर्ड पैटर्न पर बसी हुई थी, और पानी की निकासी दुनिया में उस समय सबसे बेहतरीन इन्हीं के पास थी। पानी की निकासी के लिए क्या किया था, जैसा आजकल होता है ना, एक बस्ती बसी हुई है ना, सभी घरों से छोटी छोटी नालियाँ निकल रही हैं, वो बस्ती में किसी बड़ी नाली में मिल जा रही हैं, वो बड़ी नाली पूरी बस्ती का पानी लेकर के आसपास के किसी नाले में मिल जा रही है, वो नाला नहर में या नदी में गिर जा रहा है। तो पानी की निकासी का बहुत ही उत्तम प्रबंध किया गया था। और कालीबंगा ऐसी बस्ती है, कालीबंगा मैंने आगे लिखा भी है, वहाँ पर पक्की नालियाँ मिली। पक्की नालियाँ का मतलब नालियों में ईंटों का प्रयोग किया गया वहाँ पर पानी की निकासी के लिए। एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि शहरीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सी बस्ती ऐसी है जहाँ पर सबसे पहले शहरीकरण के प्रमाण मिले हैं, ये अर्बनाइजेशन या नगरीकरण कहाँ से शुरू हुआ, आमरी से। इसको रट लेना, शहरीकरण कहाँ से शुरू हुआ, आमरी से। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब वो पूछेगा आपसे कि तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खूबी क्या हो गई, शहरीकरण है ना, शहरी प्लानिंग। सबसे बड़ी खूबी शहरीकरण या शहरी प्लानिंग, इसकी सबसे बड़ी खूबी। अब दूसरा इसकी विशेषता है कि यहाँ पर स्त्रियों का विशेष सम्मान किया जाता है। जैसे परिवार है ना, तो परिवार में किसकी चलती है, मम्मी की चलती है कि पापा की चलती है, दोनों की चलती है, लेकिन अल्टीमेट बॉस कौन है, तो मम्मी है। तो यहाँ अब कैसे पता चला, एक्चुअली यहाँ से, अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास हमने कैसे लिखा है, ये कैसे जाना है हमने, खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित थे, और दुनिया में पहली बार लिपि के आविष्कारक भी ये थे। लिपि समझते हैं ना, अपनी बात जो कह रहे हैं उसको लिख करके एक्सप्रेस करना। तो दुनिया में लिपि के सबसे पहले आविष्कारक थे ये, लेखन कला की शुरुआत इन्होंने की। लेकिन इनकी जो लिपि है उसको हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, ये दिक्कत है। अगर हम उसको पढ़ लें तो वो क्रांति हो जाएगी, उसके बारे में हम लोग जान जाएंगे बहुत सी चीज़ें। तो लेखन कला से ये लोग परिचित थे, लेकिन इनकी लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो हमने इनके बारे में जो इतिहास जाना है वो जाना है, एक तो खुदाई में जो औजार मिले, जो सामान मिला वो, इसके अलावा बर्तनों पर और मोहरों पर, सील यानी मोहर, बर्तनों पर और मोहरों पर या मूर्तियों पर जो चित्र बने हुए हैं तरह तरह के, उनसे हमने इनके इतिहास को जानने की कोशिश की है। तो हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो चित्र या सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ मिली हैं वो हमें मातृ देवी की मिली हैं, मदर गॉडेस या मातृ देवी। मातृ देवी क्या है, मातृ देवी का मतलब क्या है, मदर गॉडेस का मतलब क्या है कि बहुत सारी मूर्तियाँ जो हैं इस तरह से मिली हैं कि एक स्त्री उसमें दिखाई गई है और उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखा दिया। मतलब इस तरह से बनाया गया है मूर्ति को कि गर्भ से उसके पौधा निकल रहा है। चित्र जो बने हैं इस तरह से बने हैं कि उसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, और पौधा जो है वो फर्टिलिटी या उर्वरता का प्रतीक है। तो इस तरह की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा मिली हैं। तो उससे हमने ये लगाया कि स्त्रियों का इसमें विशेष सम्मान होता था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कहते हैं मातृसत्ता प्रधान। ठीक है ना। और आर्य क्या थे, वो पितृसत्तात्मक थे। जब अंतर करेंगे ना आर्यों में और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में, तो एक सबसे बड़ा अंतर हम क्या, सबसे बड़ा अंतर क्या कहते हैं आर्यों में और सिंधु घाटी सभ्यता में, राविया सबसे बड़ा अंतर, हाँ ठीक है, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा मुझे आता आंसर, पहले मैं बताऊंगी, ठीक है ना। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी थी, और आर्य जो थी वो ग्रामीण बस्तियों में रहते थे, है ना। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्ता प्रधान थी, और आर्य जो थे वो वहाँ पे पुरुषों का विशेष सम्मान होता था, यानी कि वो पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। इसके बारे में खैर फिर बात करेंगे। तो मातृसत्तात्मक थी ये। इसके अलावा एकीकृत का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया था, इतनी सारी साइट मिली हैं हमें, लेकिन हर साइट में एक समान खूबियाँ, शहरी नियोजन की बात कर लो, कपड़ों की, कारखानों की, व्यापार की बात कर लो, या मूर्तियों की, कलाकारी की बात कर लो, मतलब अजीब तरीके से हम देखें कि हर जगह एक सी समानता मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह से एक ही लिपि मिल रही है, एक ही प्रकार का कल्चर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई ये जो विशाल साम्राज्य था वो पूरी तरह से एकीकृत था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर जो सत्ता थी वो कोई एक ही सत्ता थी, यहाँ पर कोई 2 या 3 या राजा नहीं थे। ये यूरोपीय संघ की तरह अलग अलग देशों में बता हुआ नहीं था। यहाँ पर जो राजा था कोई एक ही था, किसी एक ही सत्ता के अधीन थे, ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड या एकीकृत था। अगर हम इसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो योगदान था व्यापार का था। लोगों की इनकम का जो जरिया था सबसे बड़ा व्यापार था। व्यापार के बाद उद्योग, उद्योग के बाद शिल्प, और शिल्प के बाद कृषि। कृषि यहाँ पर चौथे नंबर पर थी। ध्यान रखना, आर्यों में क्या था, पहले नंबर पर पशुपालन था और दूसरे नंबर पर थे कृषि। तो जब उसके अंतर बताएंगे तो आपको इसके बारे में और बताएंगे। बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आपके समझ में नहीं आएगी तो जो वीडियो देख रहे हैं उनके समझ तो बिल्कुल नहीं आएगी। बात क्लियर है ना। तो अर्थव्यवस्था का या आय का सबसे बड़ा साधन था, नंबर 1 नोट कर लेना, व्यापार,
नंबर 2 उद्योग, नंबर 3 शिल्प और नंबर 4 कृषि। ठीक है ना। क्लास में पढ़ाते हुए मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता, मैं अलग ही दुनिया में आ जाता हूँ। जब मैं क्लास में आता हूँ तो मैं अलग ही दुनिया में आ जाता हूँ, मेरा ध्यान नहीं भटकता। ठीक है साहब, चलें, ध्यान भटकता है मेरा, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते किसी और चीज़ की तरफ को पढ़ाता हुआ चला जाऊँगा, वैसे ध्यान नहीं भटकेगा कि वहाँ क्या हो रहा है या वहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। चलें सर, है ना। और जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाएगी तो देखने लगूँगा आज किसका क्रिकेट मैच आ रहा लाइव। आज किसका मैच है? आज किसका मैच है वर्ल्ड कप में? बांग्लादेश और श्रीलंका का, है ना। चलें भी आगे। तो कहाँ थे? हाँ, चौथे नंबर पर कृषि। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने लिखा हसा मोरा, ये मेरा अपना फार्मूला, हसा मोरा। तो हा से, ध्यान रखना आप लोग भी, हा से हड़प्पा और सा से सहानी। हा से हड़प्पा और सा से सहानी, यानी कि हड़प्पा की जो खुदाई की, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले पांडे जी किस साइड की खुदाई हुई? हड़प्पा की, है ना। तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई दयाराम साहनी ने की, लेकिन किसके डायरेक्शन में हुई? सर जॉन मार्शल के। सर जॉन मार्शल जो थे उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे, तो इनके दिशा निर्देशन में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई थी। याद रखना, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में, सर जॉन मार्शल जो थे उस समय इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई थी हड़प्पा में। सा से साहनी, हा से हड़प्पा, मो से मोहनजोदड़ो और रा से राखलदास बनर्जी। हसा मोरा अपना रटा हुआ फार्मूला है ये, ठीक है ना। हसा मोरा, तो हा से हड़प्पा, सा से साहनी, मो से मोहनजोदड़ो और रा से राखलदास बनर्जी। ओके, अब 21-22 है ना। देखो 21-22 हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 में और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई 1922 में। ठीक है, 21-22। अब पकी ईंटों का इस्तेमाल होता था, नालियाँ थी पानी की निकासी के लिए वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी कि ऐसा क्या था जो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार मिला? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा के निशान, मंदिर नहीं मिला, ध्यान रखना, मंदिर जैसी संरचना के निशान नहीं मिले। यज्ञ वेदी मिली है, हवन कुंड मिला है, लेकिन मंदिर नहीं मिला। ध्यान रखना, सवाल आता है कि इसमें से क्या नहीं मिला? मंदिर वैदिक काल में भी नहीं मिला। मंदिर सबसे पहले कीर्ति, मंदिर सबसे पहले है, ठीक है, चलो इतना तो याद है, बहुत अच्छी बात है। कितने अटेम्प्ट बचे हैं अभी? 2 बचे, 3? 2 बचे, 3 बचे हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, एक ही बहुत है, तो आपके पास तो 3 है, ठीक है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो आप ही हैं। अपने अंदर जो ज्ञान का सागर उमड़ रहा है, जो सुनामियाँ उठती हैं, आप पर ही उसकी बाढ़ डाल करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलें भाई। तो कहाँ थे भैया? यहाँ पे थे। तो कपास की खेती करने वाले दुनिया में सबसे पुराने लोग थे, सबसे पहले लोग थे, इसीलिए इनको सिंडोन प्रदेश भी कहा जाता है। कपास की खेती की वजह से इसको सिंडोन भी कहा जाता है। कपास की खेती करने वाले दुनिया में सबसे पहले थे ये। लेखन कला का आविष्कार इन्होंने किया, चांदी का प्रयोग सबसे पहली बार इन्होंने ही किया। इसके अलावा कुम्हार का जो चाक है उसका प्रयोग भी इन्होंने ही किया। अच्छा, जो सिंधु घाटी सभ्यता में बैलगाड़ियाँ भी मिली है ना, बैलगाड़ी थोड़ी मिली है, बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, है ना। तो जो पहिए मिले हैं उसमें कितनी तीलियाँ हैं पहियों में? 4, 6 कि 8? सिंधु घाटी सभ्यता की खिलौना गाड़ियों में जो पहिए मिले हैं उसमें कितनी तीलियाँ हैं? 4, 6 कि 8? नहीं है उसमें तीलियाँ नहीं है, पहिए ठोस है, ठीक है। हाँ ठीक है, एक बार एक ये सवाल भी आया था, है ना, उसमें ऑप्शन था 4, 6, 8, एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें सब नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। वो ठोस पहिए थे, तीलियाँ नहीं थी। ये तो बाद में जब तकनीक और सुधरी, लगा यार पहिए बहुत ठोस हैं, इसकी वजह से स्पीड कम हो रही है, चलो तीलियाँ लगाओ इसमें, है ना। हाँ, यही तो है। तो सबसे पहले कुम्हार के चाक का इस्तेमाल भी यही हुआ। कुम्हार के चाक का मतलब, कुम्हार का चाक जानते हैं ना, उस पर बर्तन बनाना, बर्तनों को। कुम्हार की भट्टियाँ भी मिली हैं, मोहनजोदड़ो से 6 भट्टियाँ मिली हैं कुम्हार की, आमे कहते हैं उसके फ्रेंचेस। तो कुम्हार की भट्टियाँ, इसका मतलब क्या है? कुम्हार बर्तनों को उसमें पका रहा। तो चाक का प्रयोग, बर्तनों को पकाना, ईंटों को पकाना, इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। मूर्ति पूजक थे ये, ठीक है साहब। आगे चलें। अब 2 बस्तियां हैं इसमें, 2 नहीं 4-5 बस्तियां हैं। वो हैं कहाँ पर? आपसे पूछेगा।
तो इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं, कुछ पुरानी और कुछ नई किताबों में चेंजेज हुए हैं। अच्छा, कैमरा को घुमाने में आप डिस्टर्ब तो नहीं होते? आपकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं हो रही है? ठीक है, थैंक यू। तो हड़प्पा जो है इस समय पाकिस्तानी पंजाब के शाहीवाल ज़िले में, ध्यान रखना, शाहीवाल, अब जो है ये शाहीवाल ज़िला बन गया, उसमें आ गई है, ध्यान रखना इसको। हड़प्पा जो है पाकिस्तानी पंजाब में है, रावी नदी के किनारे है और शाहीवाल ज़िले में। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध स्टेट में है, सिंध प्रांत में है, लरकाना ज़िले में। और कौन सी नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे। ठीक है, ये तो सभी को पता है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो लरकाना ज़िले में, सिंध प्रांत में, और हड़प्पा शाहीवाल ज़िले में, रावी के किनारे, पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहते हैं हम मृतकों का टीला या स्तूप टीला, ध्यान रखना। इसमें से किसे मृतकों का टीला या स्तूप टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। कोट डीजी ये भी सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। बनबाली, कहीं इसको बनावली लिखता है, कहीं बनबाली लिखता है ना, कंफ्यूज मत होना। तो बनबाली या बनावली जो है हरियाणा में, अब ये फतेहाबाद ज़िले में है। पहले पता नहीं कौन सा जींद या हिसार ज़िला होता था, जो भी होता था, बट अब वो नहीं है। अब ये हो गया है हरियाणा का फतेहाबाद ज़िला, ध्यान रखना, ठीक है ना। बनबाली हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है। कौन सी नदी किनारे? घग्गर, है ना, घग्गर। हरियाणा में जो भी साइड आ जाए वो घग्गर नदी के किनारे, ध्यान रखना। हरियाणा की एकमात्र सबसे बड़ी नदी जो है वो घग्गर है। ओके, और घग्गर जो नदी है उसकी जगह पर कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती या दृष्टवती। ठीक है, कालीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, घग्गर नदी सूख चुकी है। अब कालीबंगा कहाँ है? पहले कालीगंगा जो होता था श्री गंगानगर ज़िले में होता था, अब उसको काट करके एक ज़िला अलग बनाया गया, उसका नाम हनुमानगढ़, राजस्थान में। तो कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ ज़िले में है, राजस्थान के। और यहाँ से भूकंप के प्रमाण मिलते हैं, और ऐसा लगता है कालीबंगा का जो पतन हुआ भूकंप की वजह से हुआ। यहाँ से भूकंप के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से? कालीबंगा से। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है, सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो सिंध में ही है, सिंधु के किनारे है। सुत्का गैंडोर बलूचिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे। पाकिस्तान का जो प्रांत है, ईरान अफगानिस्तान से लगता है, बलूचिस्तान, तो वहाँ पर है सुत्का गैंडोर। कौन सी नदी के किनारे? दाश्क नदी के किनारे। एक्चुअली दाश्क नदी किनारे नहीं है, दाश्क नदी के मुहाने पर है। जहाँ पर दाश्क नदी समुद्र में गिरती है उस जगह पर है ये। लोथल सभी को पता है, अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में, है ना। खंबात की खाड़ी के किनारे या खंबात की खाड़ी के किनारे लोथल जो है भोगवा नदी के मुहाने पर है। गुजरात में लोथल खूब आता है। लोथल जो है गुजरात में है। मैं सबसे पहली बार जब मैं किसी क्लास में पढ़ाने गया तो ये सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा था, मेरा पेट टॉपिक है। तो कोई स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछ रहा था कि सर ये लोथल है कहाँ, वो मेरी खिंचाई कर रहा था। और मैं नया टीचर बना था, मुझे कंफर्म नहीं था कि ये अहमदाबाद ज़िले में है। मतलब मुझे पता ही नहीं था किस ज़िले में है, आप ऐसा कह सकते हैं। और बार बार मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे मैं फिर भूल जा रहा हूँ, उसको सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन अपना बदल दे। लास्ट तक वो बेचारा लगा रहा कि आज तो गुरुजी को जो है कि मतलब समझ रहे ना। लेकिन लास्ट में मैंने डरते डरते बोल दिया अहमदाबाद, और अहमदाबाद कह के मैं क्लास से निकल लिया, भाग लिया। बाद में जाके मैंने देखा तो अहमदाबाद ही था, मुझे रट गया अहमदाबाद। तो लोथल जो है वो अहमदाबाद ज़िले में है, ठीक है ना। कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे या भोगवा नदी के मुहाने पर। और कौन सी खाड़ी है यहाँ पर? खंबात की खाड़ी, ठीक है। रंगपुर गुजरात में कठियावाड़ प्रायद्वीप में है। अब मेरी जवान लड़खड़ाने लगी है तो मैं 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है सर। तो कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? हाँ, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? कोटडीजी कहाँ पर है? थोड़ा शांत रहिए कीर्ति। चंदहुदड़ो बता दिया मैंने आपको, लोथल बता दिया। राखीगढ़ी हरियाणा के जींद जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा के जींद जिले में, घग्गर नदी के किनारे। और उसी तरह से धोलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हुआ है ये। हाँ कीर्ति, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की 2 साइट शामिल हुई हैं। कौन? आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अभी वीडियो भी अपलोड की है मैंने, उसको बना के पढ़ा के। विश्व भारती, शांति निकेतन और होयसोलो के 3 शहरों के खास मंदिर। ऐसे कैसे होगा?
अब तो पूरे हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ वीडियो जाएगी कीर्ति आपका नाम हो गया, कीर्ति कुछ नहीं पढ़ती। ओके। तो राखीगढ़ी हरियाणा के जींद जिले में, नहीं कीर्ति बहुत पढ़ती है। राखीगढ़ी हरियाणा के जींद जिले में है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसको हम लिख देते हैं पार्ट 1। ठीक है ना, इसको हम पार्ट 1 लिख देते हैं और इसके बाद इसका हम पार्ट 2 बना लेते हैं। चलिए।